अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने जा रहे हैं जिसका नाम है माइटोसिस। तो आज के इस लेक्चर में हम माइटोसिस के डिफरेंट स्टेजेस को डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि पेपर में माइटोसिस का सवाल आपने किस तरीके से लिखना है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपको बताते चले कि ये लेक्चर डॉक्टर अली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे YouTube चैनल सिनबोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम सबसे पहले डायग्राम की मदद से सारी चीज़ों को, तमाम स्टेजेस को अच्छे से हम समझते हैं और फिर इसके बाद जो है वो पेपर में किस तरीके से माइटोसिस के नोट्स को हमें लिखना होगा वो भी हम डिटेल में समझने जाएंगे। तो सबसे पहले माइटोसिस की अगर हम बात करते हैं, माइटोसिस वो सेल डिवीजन है, गौर से सुनिएगा, माइटोसिस वो सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल जो होता है वो दो में डिवाइड हो जाता है। माइटोसिस जो है वो सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल जो होता है वो दो हिस्सों में, दो सेल में जाकर डिवाइड हो जाता है और इसमें क्रोमोसोम की जो तादाद होती है वो सेम रहती है। जैसे ये पेरेंट सेल है ना, पेरेंट सेल से बनने वाले जो दो नए डॉटर सेल है ना, उस तो पेरेंट सेल में जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, डॉटर सेल के अंदर भी क्रोमोसोम की तादाद जो होती है वो सेम रहती है। तो माइटोसिस की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, दैट टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम इन डॉटर सेल एंड ईच सेल इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। जैसा अगर मैं यहाँ इसकी डेफिनेशन की बात करता हूँ कि अगर माइटोसिस की हम डेफिनेशन पेपर में जो लिखेंगे वो क्या होगी, दैट टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम इन डॉटर सेल। यानी जो पहला वाला जो सेल होगा वो पेरेंट सेल कहलाएगा, पेरेंट सेल से बनने वाले जो डॉटर सेल होंगे उनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद सेम होगी एंड ईच सेल इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल, और हर सेल जो होगा वो फाइनली दो डॉटर सेल में जाकर डिवाइड होगा। जैसे अगर पेरेंट सेल के अंदर जो है वो क्रोमोसोम की तादाद जो है वो 46 है तो डॉटर सेल के अंदर भी क्रोमोसोम की तादाद जो होगी वो 46 ही होगी और जो है वो एक सेल जो होगा वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा। तो माइटोसिस की डेफिनेशन हमने कहा, दैट टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम इन डॉटर सेल एंड ईच सेल इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल इज नोन एज माइटोसिस। अब याद रहे माइटोसिस जो है उसके दो हिस्से हैं, एक कहलाता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा कहलाता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कहते हैं डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस क्या है, इट इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डिवाइड होना कैरियोकाइनेसिस कहलाता है और फिर इसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना वो कहलाता है साइटोकाइनेसिस। तो आइए हम पहले जो है वो इसकी कैरियोकाइनेसिस के स्टेजेस की हम बात करेंगे, स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। और स्टेजेस ऑफ माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस पर ही मेनली हमारा फोकस होता है। तो अगर माइटोसिस के स्टेजेस की बात की जाए तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ माइटोसिस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, एंड कैरियोकाइनेसिस इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। तो आप क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस, स्पेलिंग भी मैं यहां लिख देता हूं, कैरियोकाइनेसिस of mitosis. The process of कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज। 4 स्टेज में डिवाइड किया, नंबर 1 प्रोफेज, नंबर 2 मेटाफेज, नंबर 3 एनाफेज एंड नंबर 4 टीलोफेज। वन बाय वन हम सबको डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि एक नॉर्मल सेल जो होता है नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है, जिसमें सेल जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा होता, उसके पास कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसके पास जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, बिल्कुल थ्रेड लाइक बारीक सा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस होता है और ये सेंट्रियोल होता है। हमने वो चीजें लेबल की हैं जो सेल डिवीजन के अंदर अहम किरदार अदा करती है, वरना तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, बहुत सारी चीजें हम कर सकते थे, लेकिन उनको हमने लेबल नहीं किया। हमने उन चीजों को लेबल किया है जो सेल डिवीजन में किरदार अदा करते हैं। तो अब जो है सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेज। अब प्रोफेज को जो है वो हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया ना, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज की अगर हम बात करते हैं, क्रोमेटिन जो नेटवर्क था ना वो कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होकर एक धागे की शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। याद रखिएगा, कंडेंस हो जाता है और ये धागे की शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसे कहते हैं क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम जो होता है वो 2 क्रोमेटिड पर मुश्तमिल होता है और इनका सेंटर वाला जो पार्ट होता है वो सेंट्रोमेर कहलाता है। ये क्रोमोसोम वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो ये 2 क्रोमेटिड्स हैं
और इनका जो सेंटर वाला पार्ट जो है वो सेंट्रोमेयर है, और ये जो दो सेंट्रियोल होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, न्यूक्लियस के बाहर की बात करेंगे, और इनके दरमियान जो फाइबर्स निकल रहे हैं उसे कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। तो यहाँ हमने अर्ली प्रोफेज में शो किया कि क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो कंडेंस हुआ, और कंडेंस होकर जो है वो क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर चुका है, और दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और इनके दरमियान फाइबर्स बन रहे हैं जिन्हें हम कह रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स। इनिशियली अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोम जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल फैले हुए होते हैं, लेकिन लेट प्रोफेज में ये सब किनारों पे आ जाते हैं। क्रोमोसोम्स कम्स टू लाई इन द पेरिफेरल पोजीशन, ये जो है वो पेरिफेरल पोजीशन पे आ जाते हैं, किनारों पर जो है ये क्रोमोसोम जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, और लेट प्रोफेज में जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है, और डॉटेड लाइन शो कर रही है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो रही है, और सेंट्रियोल जो है वो मजीद जो पार्ट जा रहे हैं तो दूर दूर जाना शुरू हो गए। तो क्रोमोसोम जो है वो पेरिफेरल किनारों पे आ गए हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस गायब होना शुरू हो गया। प्रोफेज के बाद आ जाता है मेटाफेज। मेटाफेज की अगर हम बात करते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं वो इक्विटोरियल प्लेन पे आ जाते हैं, बिल्कुल प्लेन वाले हिस्से पे आ जाते हैं मेटाफेज में, कम्स टू लाई इन द इक्विटोरियल प्लेन, और इसी तरीके से जो है वो सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, एक जिस पोल पर होता है तो दूसरा इसके मुकाबले में 180 डिग्री पर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और ये स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं ना, स्पिंडल फाइबर्स की तीन टाइप्स हैं। एक टाइप जो है वो कहलाती है, वो टाइप जो कहलाती है कंटिन्यूअस फाइबर। कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर वो होते हैं जो एक पोल से निकल कर दूसरे पोल तक जा रहे हैं। देखो अगर मैंने इसको यहाँ कंटिन्यूअस इसको माना ना, तो ये एक पोल से निकल रहा है और एक पोल से दूसरे पोल पर जा रहा है, तो वो स्पिंडल फाइबर जो एक पोल से दूसरे पोल पर जाते हैं वो कहलाते हैं कंटिन्यूअस फाइबर। और डिसकंटिन्यूअस फाइबर वो होते हैं जो एक पोल से इक्वेटर तक जाते हैं, एक पोल से इक्वेटर तक जाते हैं, उसे कहते हैं डिसकंटिन्यूअस फाइबर। इसी तरीके से एस्ट्रल रेज वो होती हैं जो इक्वेटर तक भी नहीं जाते, सिर्फ अपने अपने पोल पर क्या होते हैं, ये छोटे छोटे से स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द स्पिंडल फाइबर, कंटिन्यूअस फाइबर, डिसकंटिन्यूअस फाइबर एंड एस्ट्रल रेज। कंटिन्यूअस फाइबर क्या होंगे, एक पोल से दूसरे पोल तक जाएंगे, डिसकंटिन्यूअस एक पोल से इक्वेटर तक, और एस्ट्रल रेज सिर्फ अपने पोल तक छोटे छोटे ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। तो मेटाफेज में क्या हुआ कि ये इक्वेटोरियल प्लेन पर आ जाते हैं। एनाफेज में ये दोनों क्रोमेटिड जो होते हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर की मदद से अपने अपने पोल पर जाना शुरू हो जाते हैं। याद रखिएगा, क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होते हैं एक प्रोटीन की मदद से। उस प्रोटीन को नाम देते हैं काइनेटोकोर। उस प्रोटीन को हम नाम देते हैं काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। तो सेंट्रोमेयर वाली साइड पर जो है एक राउंड सा स्फेरिकल प्रोटीन होता है जो कि क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच करता है, और ये स्पिंडल फाइबर इनको अपने अपने पोल पर ले जाते हैं, और उस प्रोटीन का नाम है काइनेटोकोर। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं, ये क्रोमोसोम जब अपने अपने पोल पर जब पहुंच जाते हैं तो क्या हो जाता है, अपने अपने पोल पर जब पहुंच जाते हैं वो फेज कहलाता है टीलोफेज, और टीलोफेज के एंड पर जाकर जो है वो साइटोकाइनेसिस भी होना शुरू हो जाती है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोबारा रीअपियर हो जाता है, क्रोमोसोम जो होता है वो क्रोमेटिन नेटवर्क की शक्ल में दोबारा आ जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दोबारा आ गई, न्यूक्लियोलस भी दोबारा आ गया, और एक सेल जो है वो फाइनली क्या हो गया है, दो में डिवाइड हो गया। ये जो एक सेल था ये फाइनली जो है वो अब दो हिस्सों में जाकर दो सेल में तकसीम हो गया। तो आइए हम पेपर में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेज की। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेज की। प्रोफेज से पहले हमने बात की कि नॉन डिवाइडिंग फेज में जो था ना, नॉन डिवाइडिंग फेज वाले को भी थोड़ा सा बता देते हैं। इन दिस फेज नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस, क्रोमेटिन नेटवर्क, सेंट्रियोल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन द सेल। तो जो जो चीज़ें हमने यहाँ लेबल की थी वो हमने यहाँ शो कर दिया। नॉन डिवाइडिंग फेज प्रोफेज आर डिवाइडेड इनटू टू स्टेज, दो हिस्सों में डिवाइड किया, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज में हमने डिवाइड किया। अर्ली प्रोफेज, इन अर्ली प्रोफेज क्रोमेटिन नेटवर्क ब्रेक्स अप एंड फॉर्म लॉन्ग कॉइल थ्रेड कॉल्ड क्रोमोसोम। अर्ली प्रोफेज में ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है ये क्रोमोसोम की शक्ल में आ गया, ओके भाई, which is present in pair form a fine threads called chromatids। और ये बाकायदा जो है वो दो बारीक से धागों की शक्ल में नजर आते हैं जिन्हें एक एक को हम नाम देते हैं chromatids का। In this phase, centriole move apart and form fibers between and around them called spindle fibers। spindle fiber की स्पेलिंग जो है वो कुछ ये हो जाएगी, spindle
फाइबर्स। देखो इससे एक फायदा ये भी हो रहा है ना, बोर्ड में आपने कैसे लिखना है पूरा एग्जैक्ट बता रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स। तो ये जो सेंट्रियोल है वो एक दूसरे से दूर जा रहा है, उनके दरमियान जो फाइबर्स बन रहे हैं उसे हम नाम दे रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेट प्रोफेज। इन लेट प्रोफेज क्रोमोसोम मूव नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सो दैट सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस बिकम एम्प्टी। यहाँ ये होता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पार्ट मतलब किनारों पे आते हैं और न्यूक्लियस का जो सेंटर पार्ट होता है वो ऑलमोस्ट क्या हो रहा होता है, खाली खाली सा लग रहा होता है। डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस टेक प्लेस, और साथ ही साथ जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रही है, डिसअपियर हो रही है, और न्यूक्लियस भी क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। मेटाफेज की हम बात करते हैं। इन मेटाफेज ऑफ माइटोसिस स्पिंडल्स, स्पिंडल की वैसे ये भी स्पेलिंग ओके लेकिन ये लिखो तो ज्यादा अच्छा है, सही है भाई। स्पिंडल मूव टू देयर अपोजिट पोल एंड क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ एट द इक्वेटोरियल प्लेन of the spindle and attached to the spindle fibers by the kinetochore part of the spindle fibers। तो kinetochore नाम का प्रोटीन होता है जो कि स्पिंडल फाइबर से उसे क्या करता है, अटैच करता है। तो हमने कहा मेटाफेज के अंदर जाकर ये क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन पर जाकर क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो हमने कहा मेटाफेज ऑफ माइटोसिस स्पिंडल मूव टू दियर अपोजिट पोल, ये अपोजिट पोल पर सेंट्रियोल चले गए हैं, एंड क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ एट इक्वेटोरियल प्लेन पर अरेंज हो चुके हैं, एंड अटैच टू द स्पिंडल फाइबर, ये अटैच होते हैं बाय काइनेटोकोर, काइनेटोकोर के जरिए क्या होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होते हैं। एनाफेज, इन एनाफेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर टेक प्लेस एज अ रिजल्ट टू सेट्स ऑफ क्रोमेटिड्स माइग्रेट्स टूवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल। तो यहाँ क्या हुआ कि ये जो है वो स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लिहाजा क्रोमेटिड्स जो है वो अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्रोमेटिड्स सेपरेट हो गए, कुछ क्रोमेटिड्स 3 ऊपर चले गए, 3 यहाँ नीचे चले गए हैं, अपोजिट पोल पे ये जाना शुरू हो जाते हैं। फिर आ जाता है टीलोफेज। इन द लास्ट स्टेज ऑफ द माइटोसिस chromatids reach the opposite pole and the spindle fibers start disappearing. As a result of this, nuclear membrane and nucleolus regenerate and 2 daughter nuclei are formed. तो यहाँ ने कहा टीलोफेज में क्या हो गया कि ये क्रोमेटिड्स जो है वो अपने अपने पोल पर पहुंच चुकी हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर हो गए हैं, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो गए हैं, और इस टीलोफेज के इख्तिताम पर साइटोकाइनेसिस भी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, और फाइनली जो है वो 2 डॉटर न्यूक्लियस बन गए हैं, और साइटोकाइनेसिस के नतीजे में साइटोप्लाज्म के डिवीजन के नतीजे में एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं। तो ये हमारे पास जो थे वो स्टेजेस ऑफ माइटोसिस थे। अब सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को भी हम यही डिस्कस कर लेते हैं ताकि अगला लेक्चर हमारा मियोसिस पे हो। माइटोसिस प्रोवाइड्स अ मीन टू डेवलप फ्रॉम जाइगोट स्टेज टू एडल्ट स्टेज एंड फर्दर ग्रोथ ड्यूरिंग लाइफ। माइटोसिस की मदद से क्या होता है, जब जाइगोट बन जाता है ना, तो जाइगोट के बाद जाइगोट में जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं फिर वो मल्टीपल टाइम डिवाइड होता जाता है और पूरा एक नया जानदार बन जाता है, पूरा एक इंसान बन जाता है, पूरा एक जानवर बन जाता है, और उन तमाम सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो होती है वो वही होती है जो जाइगोट में होती है। और इसके बाद जो है वो बच्चा जब छोटा होता है, छोटे के बाद जब वो बड़ा होता जाता है तो बहुत सारे नए सेल बनते हैं और उसकी ग्रोथ में इजाफा होता है, और वो ग्रोथ भी किसकी वजह से होती है, माइटोसिस की वजह से। माइटोसिस कीप्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रखता है। माइटोसिस की वजह से नस्ल दर नस्ल क्रोमोसोम की तादाद सेम रहती है। माइटोसिस मेंटेन जेनेटिक स्टेबिलिटी इन डॉटर सेल, माइटोसिस की वजह से जेनेटिक स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा तब्दीलियां इसमें नहीं आती। माइटोसिस की वजह से जेनेटिक्स जो होता है वो मेंटेन रहता है, सेम रहता है, क्योंकि क्रोमोसोम की तादाद सेम है। माइटोसिस हेल्प इन रिपेयर एंड रीजनरेशन, माइटोसिस जो होता है वो रिपेयर करने में और रीजनरेशन में, यानी बॉडी का कोई पार्ट लॉस हो जाए उसमें भी क्या कर रहा होता है, मदद देता है। तो यहाँ जाकर आज का हमारा माइटोसिस का लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपका इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुंचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।